वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज आपके सामने एक और प्रिज्म की टीआईआर बेस्ड प्रॉब्लम, एक ऑप्टिकल फाइबर की लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। पिछले वीडियो में रिसेंटली मैंने एक और ऑप्टिकल फाइबर की जेई एडवांस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अभी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, टीआईआर प्रॉब्लम 2, एंड दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीआईआर, नॉट रिलेटेड टू प्रिज्म, जो कि ओलंपियाड के रिसेंटली पेपर में अभी पूछी गई है, 2024 में जो पेपर हुआ है। तो ये सिमिलर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो जेई एडवांस वाली और जैसे ये वाली दोनों एक दूसरे की रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें भी एक ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें एक सिलेंडर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, उसके चारों तरफ एक क्लैडिंग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है। और लाइट यहाँ पे एक एंगल थीटा पे एयर से दाखिल होती है और टीआईआर होते हुए ट्रेवल होती है। यही ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट है कि लाइट साइडों से बाहर नहीं निकल सकती, वो सिलेंडर के अंदर ही ट्रैवल करते करते एंड पॉइंट से बाहर होती है। ऐसे आपने वेरियस गमले देखे होंगे जिसमें इलेक्ट्रिकल ऐसे ऑप्टिकल फाइबर होते हैं और लास्ट में लाइट चमकते हुए निकलती है, ठीक है ना, साइडों से नहीं निकलती है, बड़े अच्छे लगते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस जेई एडवांस से है। वहां पे कुछ न्यूमेरिकल अपर्चर का कॉन्सेप्ट था कि मैक्सिमम एंगल का साइन थीटा को न्यूमेरिकल अपर्चर कहा था, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, बस अपर्चर ना बोल के उसने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू थीटा की निकालिए जिससे कि ये ट्रैवल डाउन करे। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इस क्वेश्चन में भी कर लेंगे कि मैक्सिमम एंगल, भाई ये मैक्सिमम एंगल निकालने का मतलब क्या था, आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि जैसे ये आपने बनाया ये सिलेंडर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर है n2, ये है n1, और ये यहां से लाइट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ठीक उसी समय ये लाइट जो है इस पे टीआईआर के एंगल पर गिरेगी, है ना। क्योंकि अगर मैंने इसको मैक्सिमम एंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने इससे भी ज्यादा एंगल बढ़ाया, इससे ज्यादा एंगल बढ़ाया तो ये रिफ्रैक्शन का एंगल बढ़ेगा, तो ये कम हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा तो लाइट बाहर निकल जाएगी। इससे कम रखेंगे तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहेगा तो लाइट ट्रेवल डाउन करेगी। बट इससे जैसे ही ज्यादा होगा ये आर कम होगा, आर कम होगा तो ये थीटा बढ़ के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, आर, ये थीटा बढ़ेगा तो ये आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो ये क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा और लाइट बाहर निकल जाएगी। ये पॉइंट हम पहले ही कई बार बता चुके हैं। तो ये मैक्सिमम एंगल है, तो ये मैक्सिमम एंगल पे हम साइन थीटा लगा देते हैं, स्नेल्स लॉ, साइन आई साइन आर म्यू टू अपॉन म्यू वन, बिकॉज एयर से आ रही है, आर प्लस थीटा सी 90 डिग्री के बराबर है, जैसा कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहां से हम साइन थीटा इज इक्वल टू n1 साइन 90 माइनस थीटा सी, ठीक है। और यहां से ये साइन थीटा n1 कॉस थीटा सी, ठीक है। और साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। और साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल किसके के बराबर होगा, सबको पता है, तो बाय डेफिनेशन है n2 अपॉन n1। तो n2 अपॉन n1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो साइन थीटा n1 अंडर रूट 1 माइनस n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, और ये यहाँ से बन के आ जाता है n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है। तो आई थिंक ये ऑप्शन आपको ए जो है वो करेक्ट दिख रहा है, बी ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एंगल वाला कंसेप्ट ये तो पुराना ही सवाल, बेसिकली जेई एडवांस वाला ही सवाल था जो ओलंपियाड में भी पूछा गया, ठीक है। तो आप ये लिंक देखिए कि पुराने सवाल जेई के वो ओलंपियाड में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि अगर वो कह रहा है कि इस एंगल की वैल्यू अगर हम 30 डिग्री रखें, न्यूमेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 1.5 रखते हैं, तो जस्ट फॉर द रिफ्लेक्शन एट क्रिटिकल एंगल n2 की वैल्यू क्या √2 के बराबर होगी। तो जरा देख लेते हैं ये वाला आगे करके, यहाँ से
अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखता हूं तो स्नेल्स लॉ क्या कहेगा, साइन 30 अपॉन साइन आर म्यू टू कितना हो गया बेटे 1.5 अपॉन 1, तो साइन आर यहां से हो गया 1/3। देख रहे ना, n1 1.5 दिया है ना, तो n1 1.5 अपॉन एयर से आ रही है, साइन 30 1/2 होता है, ठीक है, तो ये 1/3 हो गया। अब इसको मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, क्रिटिकल एंगल पे भी जा रही है रिफ्लेक्शन जस्ट एट द क्रिटिकल एंगल, तो आर हो गया 90 माइनस थीटा सी, ये हो गया 1/3, ये हो गया कॉस थीटा सी 1/3। कॉस थीटा सी को फिर से मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी 1/3, और साइन थीटा सी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस n2 अपॉन n1 1.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा सी क्या है, n2 अपॉन n1, n2 है पता नहीं, n2 तो निकालना है, और n1 है 1.5 का होल स्क्वायर, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, n2 स्क्वायर अपॉन 1.5 का होल स्क्वायर 1/9, यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये n2 स्क्वायर अपॉन 1.5 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1.9 हो गया 8/9, यहाँ से आ गया n2 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 3, और यहाँ से ये कैंसिल होके n2 √2, तो आई थिंक ये ऑप्शन भी सही है, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसके सही है। उसने एक एंगल पे पूछा है कि कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फॉर जस्ट टीआईआर के। एक ये थोड़ा सा नया सा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक रे जो ऐसे एंटर कर रही है और क्यू के पास पहुंच रही है, क्योंकि जो रे ऐसे एंटर करेगी उसमें तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि आई 0 है तो आर भी 0 होगा, सीधे क्यू तक जा रही है, तो उसको जो टाइम लगता है, और एक रे जो है ट्रैवलिंग टू द फाइबर रिपीटेडली रिफ्लेक्टेड, एक जो टीआईआर पर रिफ्लेक्टेड होके क्यू पर पहुंच रही है, उसको जो टाइम लगता है, ऑब्वियसली इस वाली लाइट को ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। सो इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस आता है टू रीच क्यू बाय द ट्यू रे, क्या इसके बराबर है? जरा चेक कर लेते हैं, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं कि क्या टाइम का डिफरेंस। तो पहले सीधी जो लाइट जा रही है t1 टाइम डाल के, सीधे जो लाइट जा रही है p से q की डिस्टेंस है l डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में होती है c अपॉन n1 l अपॉन c, ये टाइम सीधे जाने वाली लाइट ले रही है, और जो लाइट रिफ्लेक्टेड होके जा रही है टीआईआर होके, वो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे AP को लिखूं, ये A ये P, और ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ये l/4 हुआ, ये चार पार्ट बराबर ही हैं बिल्कुल, ठीक है। तो l/4 इसकी वैल्यू हो गई l/4 साइन थीटा सी, l/4 साइन थीटा सी। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा सी इज इक्वल टू l/4 अपॉन वाई, अगर मैं इसको y मान लूं तो y इज इक्वल टू l/4 अपॉन साइन थीटा सी, ठीक है ना, l/4 अपॉन साइन थीटा सी, ठीक है, अपॉन में आएगा ये चीज अपॉन में आएगी। अगर मैं ये फिर से बना दूं, ये l/4 है, ये थीटा सी है, तो ये आएगा l/4 अपॉन साइन थीटा सी, ठीक है। सो ये डिस्टेंस हो गई, इतनी ही ये भी हो गई, इतनी भी ये भी हो गई, इतनी ये होगी, इंटू 4 करेंगे l/4 साइन थीटा सी अपॉन, अगेन इसमें भी स्पीड उसकी c/n1 ही है, 4n1 l/c, और 4 से तो ये 4 कट ही गया, तो ये n1 l/c इसमें भी आ रहा है, और साइन थीटा सी क्या था n2/n1, तो ये n1 स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया टाइम जो लाइट
TIR करते हुए जा रही थी। तो वो जो डेल्टा टी है, इस टाइम को हम घटा देंगे, ऑब्वियसली ये टाइम ज़्यादा होना चाहिए, N1L माइनस N1L बाई सी। आई थिंक N1L बाई N2C ये कॉमन ले रहे हैं, तो जब N1L तो ये N1 बचेगा और यहाँ पे N2 आ जाएगा। आई थिंक ये ऑप्शन भी सही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन हो गया, समझ गए? तो ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, सिंपल ज्योमेट्री है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस हमें पता थी कि सीधे उसने L ट्रेवल किया है, ये L/4 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 के 4 टुकड़े हो गए, इंटू 4 क्यों किया, समझ गए? डिवाइडेड बाई स्पीड तो वही चल रही है, तो लाइट को ज्यादा टाइम लगेगा ऐसे ऐसे जाने में, सीधे जाने में कम टाइम लगेगा। तो बड़े टाइम में से छोटा टाइम घटाया तो ये वही चीजें आ गई। तो ये जो TIR की इस सीरीज में मैंने आपके सामने 3 वीडियो अभी तक लॉन्च किए, जिसमें पहले शुरू में भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी इसी तरीके की प्रॉब्लम थी। तो आपको मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि जेईई में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं या वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वे बहुत एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हमें पकड़ना होता है। न्यूमेरिकल तो अनलिमिटेड है, आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आप कितना हार्ड वर्क करते हो। लेकिन अगर आप उसके पीक पॉइंट को पकड़ लेते हो कि यार एक ही कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तो वो सारे जो क्वेश्चन है उससे जो रिलेटेड अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे वो मेंस में पूछे गए हों, चाहे एडवांस में, चाहे ओलंपियाड में पूछे गए हों। ये ओलंपियाड का सवाल है जो मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किया है। तो आप बस मेरे इन्हीं सवालों को गौर से देखिए। मैंने सवालों को रैंडमली कलेक्ट नहीं किया है। जो सवाल मैं साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं उनमें कोई लॉजिक है। अगर आप वो लॉजिक समझ गए कि ये सवाल को मैंने साथ में क्यों रखा है, और इससे आपको जेई कुछ हद तक समझ में आ जाएगा कि जेई बेसिकली ऑप्टिक्स में या मैकेनिक्स में या हीट में या वेव में जनरली पूछना क्या चाहता है, ठीक है, उसके सवाल किस तरह के सवाल होते हैं। तो आई थिंक इसी के साथ हम ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप। और नेक्स्ट वीडियो में हम और नए कॉन्सेप्ट्स के नए सीरीज के साथ भी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।